नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एएस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स, जिसका अध्याय 6 है ऊर्जा के स्रोत, जिसका आज हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है गोबर गैस, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है कोयला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो इसमें पहला है O2, दूसरा है NH3, तीसरा है CO2 और चौथा है N2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात CO2। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। अब अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लोहे का छड़, दूसरा है स्टील का छड़ और तीसरा है कैडमियम का छड़ और चौथा है एल्युमिनियम का छड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी कैडमियम का छड़। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 200 MeV। अब अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है कोयला, दूसरा है बिजली, तीसरा है सूर्य और चौथा है परमाणु बम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात सूर्य। अब अगला प्रश्न है कि बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी अर्थात 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। 100 से कितना होता है 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला भारत, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है डेनमार्क और चौथा है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात डेनमार्क। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन दिया गया पहला 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा पवन की चाल होनी चाहिए। करेक्ट। अब अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जिसमें पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है गोबर गैस और चौथा ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात ये सभी। ठीक है। ये सभी क्या है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है घास, लकड़ी, तीसरा है पवन और चौथा बहता जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात लकड़ी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात ऊर्जा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात बायोगैस। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, चौथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात सौर ऊर्जा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें दिया गया है प्रतिशत, पहला ऑप्शन है इसका 50%, दूसरा ऑप्शन है 60% और तीसरा है 70% और चौथा 75%। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात 75%।
ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा और चौथा विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात जीवाश्म ईंधन। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात सौर सेल। सौर सेल क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक उत्तम ईंधन कौन है, एक उत्तम ईंधन कौन है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात जैव गैस क्या है, एक उत्तम ईंधन है। ठीक। अगला प्रश्न है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया नवीकरणीय स्रोत, दूसरा ऑप्शन है अनवीकरणीय स्रोत, तीसरा है वैकल्पिक स्रोत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात अनवीकरणीय स्रोत। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सतलज नदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया नर्मदा नदी और चौथा ऑप्शन दिया गया तापी नदी। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो इसका ऑप्शन दिया गया गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है सतलज नदी, तीसरा ऑप्शन है यमुना नदी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात गंगा नदी। गंगा नदी पर क्या है, टिहरी बांध स्थित है या बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा है तीसरा और तीसरा ऑप्शन है चौथा और चौथा ऑप्शन है पांचवा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात पांचवा स्थान भारत का है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात सिलिकॉन का। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है। और यह हर बेर बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, सो इसलिए आप इस प्रश्न को अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। कौन, टरबाइन। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है पहला गुजरात में, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात राजस्थान में है। ठीक है। कहाँ है, राजस्थान में। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि कल पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात तमिलनाडु में यह स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात गुजरात में स्थित है। ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ठीक है। और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।